हेलो एवरीवन, ये सामान्य अध्ययन का पार्ट 4 है और ये सारे प्रश्न मैं हिस्ट्री से लिया हूँ और इसमें 20 प्रश्न रहेंगे। आपको देखना है कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या एक पर। महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 22वें तीर्थंकर। यानी कि महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ओके, नेक्स्ट, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो इसका अभी मैंने बताया है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक क्या होगा इसका आंसर? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। इसका आंसर हो जाएगा बी, कि वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। यानी कि भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पे, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऋषभदेव। अभी मैंने बताया इसके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा, सारनाथ, वैशाली, श्रवणबेलगोला। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा पावापुरी, है ना। यानी कि वर्धमान महावीर ने मल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र, अंग। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अंग। क्या होगा? अंग। देखिए, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? इसका क्या होगा आंसर? इसका समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। ओके, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास, जिसको संलेखना विधि बोलते हैं, द्वारा अपना शरीर त्यागा था। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। क्या होगा इसका? रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवणबेलगोला। इसका आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बताया है, श्रवणबेलगोला। यानी कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, काले और लाल मृद भांडों के साथ, गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांडों के साथ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। यानी कि लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाण से भी हो जाती है। अहिच्छत्र, अंतर, जिखेरा,
आत्मगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशेष प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध का में किसका विशाल भंडार था? क्या होगा इसका आंसर? तांबा, टीन, लेड, लौह। इसका आंसर हो जाएगा आपका लौह, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लौह का विशाल भंडार था। नेक्स्ट, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। क्या होगा इसका आंसर? इसका बिंबिसार हो जाएगा। क्या होगा? बिंबिसार। यानी कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने चंड प्रद्योत या अवंती का शासक था की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। ओके, नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। कौशल, मगध, चंपा, अवंती। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मगध। क्या होगा? मगध। यानी कि मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना ने किया था। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्ठी। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा संस्कृत। क्या होगा? प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक। क्या होगा इसका आंसर? इसका इतिहास का हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर बोलते हैं, और पोरस ने लड़ाई लड़ी। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पीज में, झेलम में, पानीपत में, तराइन में। इसमें तो दोनों होगा आंसर, हालांकि एसएससी पूछे हुआ है। देखिए इसका मैं बता रहा हूँ। यानी कि यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीड नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उसे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? एम्बी, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, घनानंद। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा पोरस। क्या होगा? पोरस। अभी मैंने बताया इसके बारे में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जेंद अवस्था। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मूसा संहिता। क्या होगा? मूसा संहिता। यानी कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, जिसे तोड़ा भी बोलते हैं, है, और इनका पूजा स्थल सिनागोस के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जेंद अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालानुसार लिखिए। यानी कि इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 4, यानी कि हर्यक,
शिशुनाग, नंद, मौर्य, यानी कि ये मगध के राजवंशों का काल क्रमानुसार इस प्रकार है। जैसे कि हर्यक वंश हो गया 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व, नंद वंश 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। इस तरह सी नंबर आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। क्या होगा इसका आंसर? इसका महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। देखिए, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देवी प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। महाभाष्य से पता चलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान करिए। क्या होगा? चरक, सुश्रुत, भरत, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। देखिए, चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धस्थ थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया और जेड्रोसिया और पेरीमिरादाई के क्षेत्र को दिया था। ओके, आज का क्लास यहीं रखते हैं। ओके, फिर मैं कल से लेकर के आऊँगा। ओके, बाय।